हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। यहां पर हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं संकट मोचन बैच। इसमें बेटा हम लोग बात करेंगे केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें और कैसे कम से कम समय में आप मेरिट में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अपने पहले चैप्टर के साथ, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है बच्चों क्या, सॉल्यूशन। और यहां पर मैं आपको बता दूं पूरे चैप्टर में हम केवल और केवल बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो बिल्कुल आपसे पूछी ही जाएंगी, उनकी बातें करेंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे पास, तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। देखिए यहां पर चैप्टर स्टार्ट कर रहा है बेटा जिसका नाम है सॉल्यूशन। यहां पर अगर मैं लास्ट ईयर का जो पेपर आया था उसके बेस पर देखूं तो टोटल 7 मार्क्स का ये चैप्टर है। कितने नंबर देके जाएगा बच्चों? ये 7 नंबर आपको देके जाएगा, जिसमें 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या मैच द कॉलम, इनमें आपको 1 मार्क में से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा। और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर बने हैं बेटा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए अपना चैप्टर जिसका नाम क्या है बच्चों, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की बेसिक बातें तो आप बहुत पहले से ही जानते हैं। सॉल्यूशन क्या है? 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं बेटा, हम पूरे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें केवल 2 चीजें होती हैं, एक को हम बोलते हैं बच्चों सॉल्वेंट और दूसरे को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। सॉल्वेंट किसे कहेंगे? जो एक्सेस अमाउंट में होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और जबकि सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में होता है, कम क्वांटिटी में होता है, वो कहलाता है बच्चों क्या, सॉल्यूट। जैसे आपने एक सॉल्यूशन लिया शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर का जो सॉल्यूशन है बेटा, उसमें शुगर क्या है, सॉल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। जिसमें घुला वो है सॉल्वेंट, जो घुला वो है तेरा सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा मैं बातें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा फालतू की बातें करके। मैं काम की, बोर्ड परीक्षा के जो काम की फोकस करके उन्हीं बातों पर अपन ज्यादातर बात करेंगे। तो बच्चों यहां पर एक क्लासिफिकेशन है जिससे आपको जरूर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन इससे बन सकता है। क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, सॉल्वेंट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इसके बेस पर टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। पहले होते हैं आपके सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन ऐसे होंगे बेटा जिसमें सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, सॉल्वेंट हमेशा तेरा सॉलिड होगा। यहां पर अपन सॉल्यूट चेंज कर सकते हैं। सॉल्यूट क्या ले सकते हैं बेटा? सॉलिड सॉल्यूट भी ले सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूट भी ले सकते हैं, और गैस सॉल्यूट भी ले सकते हैं। यानी कि सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड, 3 टाइप के सॉल्यूशन ये बनते हैं। अगले हैं अपने क्या, लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन बेटा सॉल्वेंट जिसमें ऑलवेज क्या होगा तेरा, लिक्विड होगा। यानी कि लिक्विड में तू सॉलिड मिला दे, लिक्विड में लिक्विड और लिक्विड में गैस। और तीसरे हैं अपने गैसियस सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट जिसमें हमेशा गैस होगा, गैस में सॉलिड डाल दो, गैस में लिक्विड और गैस में गैस। इस तरह से टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा सर? तो इसमें बेटा जैसे एक क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकता है आपको कोई एग्जांपल से। एग्जांपल में बोल देगा सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ। तो बेटा सोडा वाटर क्या है आपको पता होना चाहिए। सोडा वाटर लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन है, तो हम बोलेंगे इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन। तो चलिए एक बार फटाफट हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं बेटा। सॉलिड सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड में सॉलिड, 2 सॉलिड को आपस में मिलाओ, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अपने पास क्या, एलॉयज। जितने भी एलॉय है बेटा, एलॉय आप जानते होंगे, जब 2 मेटल को अपन आपस में मिक्स करते हैं तो जो बनता है वही क्या कहलाता है, अपना एलॉय। जैसे हमने जिंक और कॉपर को मिलाया तो ब्रास बन जाता है। तो इस तरह से जब 2 मेटल को अपन कंबाइन करते हैं या 2 से ज्यादा मेटल को कंबाइन करते हैं तो एलॉय बनता है। तो सॉलिड इन सॉलिड का अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं तो बच्चों इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा बेटा एलॉय। ठीक है। फिर अगला है अपने पास लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर
कोई लिक्विड डिसॉल्व करने का एग्जांपल बता बेटा। तो सॉलिड के अंदर लिक्विड का एग्जांपल है जेल, ठीक है ना, जो जेल होता है बेटा, जेली जो होता है वो इसका एग्जांपल होगा। अब सॉलिड के अंदर गैस, सॉलिड के अंदर गैस डिसॉल्व करने का कोई एग्जांपल है तेरे पास, हम बोल सकते हैं बेटा इसको क्या, फोम। फोम जो होती है वो सॉलिड होती है, उसके अंदर गैस हवा उसके अंदर होती है ना। फिर लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाएंगे, तो सॉलिड डाल रहे हैं बेटा लिक्विड के अंदर, एग्जांपल क्या है, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, पानी में शक्कर मिला दे, पानी में नमक मिला दे, पानी में ग्लूकोज मिला दे। लिक्विड इन लिक्विड, तो बेटा लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हो सकता है अल्कोहल, क्या होगा बेटा यहां पर एग्जांपल, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। नेक्स्ट है बेटा लिक्विड में गैस, लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व है, लिक्विड के अंदर गैस, जैसे बेटा हम बोल सकते हैं सोडा वाटर, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा इसका, सोडा वाटर। फिर नेक्स्ट है गैस में सॉलिड, गैस के अंदर सॉलिड का एग्जांपल बेटा, जैसे प्लेटिनम या पैलेडियम में जो हाइड्रोजन गैस होता है, हम बोलेंगे यहां पर एड्सॉर्प्शन ऑफ, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन मेटल्स। तो मेटल के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन होता है बेटा, ये क्या होता है अपना, सॉलिड में गैस का एग्जाम्पल होता है, ठीक है सॉरी गैस में सॉलिड का। फिर नेक्स्ट है गैस में लिक्विड, तो हम बोल सकते हैं मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर जो एयर में होती है वो लिक्विड है, मॉइस्चर जो है वो लिक्विड है बेटा, एयर अपनी गैस है, तो मॉइस्चर इन एयर। नेक्स्ट है फिर गैस इन गैस, गैस इन गैस आप ले लो बेटा एयर, एटमॉस्फेयर में जो हवा है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो बेटा ये एक छोटी सी टेबल है जो आपको याद रखना चाहिए कि इसमें 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं और थोड़े बहुत एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बेटा अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आप जानते हैं बेटा, कंसंट्रेशन मतलब कि सॉल्वेंट की या सॉल्यूशन की एक फिक्स्ड अमाउंट में सॉल्यूट की जो अमाउंट हमने डिसॉल्व की वही कहलाती कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स हैं अलग अलग हैं, इसको 2 टाइप में हम क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल यूनिट्स और केमिकल यूनिट्स। फिजिकल यूनिट्स जब मैं बोलता हूं बेटा, मतलब वहां पर मैं मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी इनकी बात करता हूं, जबकि मैं केमिकल यूनिट्स में मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन की बातें करता हूं। लेकिन यहां पर हम सारी यूनिट डिस्कस नहीं करेंगे। फिजिकल यूनिट में हम केवल 2 यूनिट डिस्कस करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर कोई सवाल फिजिकल यूनिट से आता है तो उन्हीं 2 से आएगा, इस बात की आप गारंटी लिख लीजिए। तो पहली यूनिट है आपकी मास परसेंट या वेट परसेंट। क्या बोला बेटा मैंने, मास परसेंट या वेट परसेंट, पहली फिजिकल यूनिट है ना। और दूसरी है पीपीएम, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। जबकि केमिकल यूनिट्स में हम देखेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो पहली यूनिट के साथ कंटिन्यू करते हैं हम इस टॉपिक को, और टॉपिक क्या है बेटा, मास परसेंट और वेट परसेंट। तो सुनिए ध्यान से, परसेंट का मतलब होता है बेटा क्या, आउट ऑफ 100, 100 में से कितना। तो आउट ऑफ 100 हम बताते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, परसेंट। तो यहां पर आप 100 ग्राम सॉल्यूशन लीजिए, उसमें सॉल्यूट की जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट और वेट परसेंट। परसेंट बेटा आउट ऑफ 100, 100 में से कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम बोलेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो अमाउंट ग्राम में है वही क्या है बच्चों अपने लिए, मास परसेंट, या उसी को बोलेंगे वेट परसेंट। तो ये डेफिनेशन आपके सामने है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट। चलिए बेटा इसका अपन फटाफट फॉर्मूला लिखते हैं। अगर मैं मास परसेंट का फॉर्मूला लिखूं बेटा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मास परसेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब क्योंकि आउट ऑफ 100 निकाल रहे हैं इसलिए इनटू 100, ये बन गया अपने पास एक फॉर्मूला जो कि मास परसेंट को बताता है। तो मास परसेंट क्या होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में
सॉल्यूट की जो अमाउंट है वही क्या कहलाएगी बेटा, मास परसेंट और वेट परसेंट। तो यहां पर बस आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, अगर एक नंबर में ये पूछी जाएगी तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगली यूनिट बेटा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है, नाम है इसका पीपीएम। पीपीएम बेटा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि इसके पहले जैसा परसेंट बोल रहा था तू, तो परसेंट मतलब बेटा आउट ऑफ 100, वैसे ही पर मिलियन मतलब आउट ऑफ 10 लाख, मतलब कि अब तेरे पास सॉल्यूशन 100 ग्राम नहीं रहेगा, अब तेरे पास बेटा सॉल्यूशन 10 लाख ग्राम, यानी कि 1 मिलियन ग्राम या 1 मिलियन ml, ये ग्राम में भी हो सकता है और ml में भी हो सकता है। तो यहां पर सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन की हम बहुत ज्यादा अमाउंट लेंगे, 100 में नहीं बताएंगे, अब हम 1 मिलियन ग्राम या 1 मिलियन ml में बताएंगे। तो आखिर पीपीएम की जरूरत मुझे क्यों आन पड़ी, तो जब बेटा सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम होगी, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम होगी, तब हम उसे पीपीएम में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कोई एग्जांपल है मेरे पास, बिल्कुल एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल होगा एटमॉस्फेरिक गैसेस में जो पॉइजन है, पॉइजनस गैसेस हैं, उनका जब मुझे परसेंटेज बताना होता है, यानी कि मुझे पॉल्यूशन जब बताना होता है, तो मैं काहे में बताऊंगा बेटा, पीपीएम में। क्यों, क्योंकि पॉइजनस गैसेस जो एटमॉस्फेयर में अभी इतनी ज्यादा नहीं है बेटा, बहुत कम है, इतनी कम है कि हम उन्हें 100 में ना बता करके 1 मिलियन यानी कि 10 लाख में बताते हैं। तो जब जब सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम होगी तो हम वहां पर पीपीएम का यूज करेंगे। और पीपीएम की डेफिनेशन बिल्कुल आपसे पूछी जा सकती है, क्या बनेगी बेटा डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या बोला भाई मैंने, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और ml प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम और 10 लाख ग्राम और 10 लाख ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल रहा हूं, फिर से ध्यान दें बेटा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और ml प्रेजेंट इन 1 मिलियन बोलिए आप, 10 लाख बोलिए या 10⁻⁶ बोलिए, ग्राम और ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम। तो चलिए बेटा पीपीएम को समझते हैं अपन, पीपीएम की बातें करते हैं। When the amount of solute in solution is very less, when the amount of solute in solution is very less, then concentration is expressed in terms of ppm। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल है अपने पास, जैसे हम बता सकते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को बेटा हमेशा हम काय में डिनोट करेंगे, पीपीएम में। पीपीएम में पॉल्यूशन क्यों बताया जाता है, क्योंकि पॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में, जो पॉल्यूशन है वो बहुत कम है, इसीलिए हम उसे पीपीएम में बताते हैं। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर, वाटर में जो सॉल्ट्स की अमाउंट है बेटा वो भी काय में बताई जाएगी, पीपीएम में, कि आखिर आपके पास जो वाटर है उसमें कितना सॉल्ट है, ये काय में बताया जाता है, पीपीएम में। तो जब जब सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम होगी बच्चों, तब हम किस टर्म का यूज करेंगे, पीपीएम का। आपको यहां से सवाल बन सकता है, जैसे आपको पहला सवाल बनता है कि द पॉल्यूशन ऑफ एयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पीपीएम। दूसरा, व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in solution is very less, when the amount of solute in solution is very less, then concentration is expressed in terms of ppm। दो बातें अभी तक काम की। तीसरी बात डेफिनेशन, the amount of solute in ग्राम और ml प्रेजेंट इन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, मैं बता चुका हूं बेटा आपको, ग्राम और ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला बनाते हैं, क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला, चलिए देखते हैं। पीपीएम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो अपन इनटू 100 करे थे मास परसेंट में, वहां बेटा 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे आप। क्यों सर, क्योंकि वहां तूने आउट ऑफ 100 बताया था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया था, यहां बेटा तू आउट ऑफ 1 मिलियन यानी कि 1 मिलियन 10 लाख में से बता रहा है, इसलिए 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये होती बेटा क्या, पीपीएम। पीपीएम क्या होता है हमने देख लिया, पीपीएम की डेफिनेशन समझ ली, इसका फॉर्मूला, ये बिल्कुल आपसे कुछ ना कुछ इससे पूछा जा सकता है। चलिए फिर अगली यूनिट की तरफ फटाफट आगे बढ़ते हैं बेटा। अगली यूनिट है मोलैरिटी। मोलैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, अगर सवाल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन से आने का है तो मान लीजिए 75% चांस है कि सवाल मोलैरिटी से पूछा जाएगा। मोलैरिटी, जैसे ही बेटा मैं शुरू का ये शब्द पढ़ता हूं मोलैरिटी, तो मेरे मोलैरिटी जब पढ़ता हूं ना तो मोल आता है। मोल, मोल क्या है आप जानते हो, है ना, 11th में पढ़े होंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं बेटा मोलैरिटी की डेफिनेशन की। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स हैं बच्चों वही कहलाता है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यस और नो? तो बेटा डेफिनेशन, मोलैरिटी इज एसआई यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ये एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, मोलैरिटी इज एसआई यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए द एसआई यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज, तो ध्यान रखेंगे बच्चों आप मोलैरिटी। मोलैरिटी देखिए, कंसंट्रेशन की यूनिट तो बहुत सारी है लेकिन मोलैरिटी एक एसआई यूनिट है, ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, मोलैरिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या बोल रहे हैं बच्चों हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी को बेटा हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। मोलैरिटी को हम किससे डिनोट करेंगे बेटा? कैपिटल एम से। मोलैरिटी बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या लिखेंगे बेटा? एन सॉल्यूट। एन सॉल्यूट का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए क्या डेफिनेशन थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर, जिसको 1 करा बेटा वो अपॉन में आएगा, ये तो आपको पता होगा। तो अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर की जगह 1 लीटर यानी क्या है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम आ जाएगा नीचे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये बन जाएगा। या तो फिर बेटा एक और फॉर्मूला अपन सोच सकते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा इसी को ऐसे लिखते हैं कि अगर मान ले ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और मान ले बेटा ये वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम तुझे ml में दे दिया, वॉल्यूम तुझे मिलीलीटर में। अगर बेटा इससे कोई छोटा मोटा चिन्ना सा न्यूमेरिकल तुझसे पूछा गया तो पक्की बात बता रहा हूं, लीटर में कभी वॉल्यूम नहीं देगा, वॉल्यूम तुझे देगा काय में? मिलीलीटर में। इससे एक न्यूमेरिकल 2024 के पेपर में बेटा एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा था, जो अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू बेटा 1000 करना पड़ेगा। 1000 का इंटू क्यों करें? क्योंकि ml में है, अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूं तो डिवाइड बाय 1000, तो वो डिवाइड से मल्टीप्लाई में चल जाएगा। सिंपल, तू याद रख बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। इतना काम करना है बेटा अपन को। अब अगली चीज, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। वैसे तो हमें बेटा डायरेक्ट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर याद रखना चाहिए, लेकिन बेटा कैसे ये हमने निकाला वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि एक बार सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्या? फाइंड द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। तो बेटा अगर फाइंड बोल दिया तो तुझे डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखना, फिर तुझे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं। तो मोलैरिटी के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए क्या? डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। क्या पता होना चाहिए बच्चों? डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, जो कि होती है 1 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ml पानी का वजन कितना होता है बेटा? 1 ग्राम। 1 ml पानी का वजन 1 ग्राम। 100 ml पानी का वजन 100 ग्राम। 1000 ml पानी का वेट 1000 ग्राम, यानी कि 1 लीटर वाटर 1 kg वाटर बराबर होता है। वाटर का जितना वॉल्यूम होता है वही वाटर का वेट होता है, ये इंपॉर्टेंट बात। अगर आप ऑयल वगैरह कुछ खरीदते हो बेटा तो वहां पर ऐसा नहीं है, हर एक लिक्विड में ऐसा नहीं है। ऐसा केवल और केवल वाटर के केस में है कि जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसका वेट होगा। आप ऑयल लेने गए, ऑयल आप 1 लीटर लोगे और आप 1 kg लोगे, तो दोनों की क्वांटिटी अलग अलग होगी, लेकिन बेटा ऑयल अलग चीज है। वाटर के केस में क्या है? जितना लीटर वाटर है उतना ही उसका वेट है। 1 लीटर वाटर 1 kg, 2 लीटर वाटर 2 kg, यानी वेट और वॉल्यूम यहां पे बराबर है, इस बात को ध्यान रखें आप। तो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर सॉरी बेटा 1 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ml वाटर का वजन 1 ग्राम है। अब जब मुझसे किसी ने पूछा कि भाई यहां पर हम निकाल रहे हैं मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो यहां सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन, सॉल्यूशन कौन? तो ध्यान से सुन बेटा, सॉल्यूट है तेरा वाटर, सॉल्वेंट है तेरा वाटर, और सॉल्यूशन कौन है? वाटर, क्योंकि वाटर के अलावा कुछ है ही नहीं वहां पर। तो चाहे सॉल्यूट लेना हो, चाहे सॉल्वेंट लेना हो, चाहे बेटा सॉल्यूशन लेना हो, मैं किसे लूंगा? वाटर को। तो चलिए देखते हैं हम मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। मोलैरिटी के लिए बेटा हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, और अगर बच्चों ये वॉल्यूम ml में है तो अपने को इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर की मोलैरिटी चाहिए तो मैं मोल्स भी वाटर के ही लूंगा बेटा। अब यहां पर मैं मोल्स कैसे निकालता हूं? मोल का फॉर्मूला 11th में आपने पढ़ा था, नहीं पढ़े हो बेटा तो अब ध्यान से पढ़ लो। अगर यहां से कुछ क्वेश्चन आ गया तो आपसे बिल्कुल बनना चाहिए।
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहां गिवन मास देख बेटा कितना है 1 ग्राम, वाटर का मास है 1 ग्राम। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे बेटा, H का होगा 1 इंटू 2 प्लस O का 16, 1 इंटू 2 प्लस 16 इज 18। तो मेरे बच्चों ये आ गए हैं नंबर ऑफ मोल 1/18। यहां नंबर ऑफ मोल की वैल्यू रखूंगा मैं 1/18। वॉल्यूम, यहां वॉल्यूम बेटा 1 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ml वॉल्यूम 1 ml इन 2000। ये बेटा डिवाइड करोगे आप, कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा 55.55 मोलर। तो अब बेटा आप लोग तो इस वैल्यू को सीधे याद कर लीजिए, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55 मोलर। ठीक है, आपसे अगर 1 मार्क्स में, जो जैसा कि 1 मार्क में ये पहले भी पूछा गया है सवाल कि प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है, तो बच्चों आपको डायरेक्ट याद रखना है 55.55 मोलर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन और अगली यूनिट की तरफ पहुंचते हैं। अगली यूनिट है बच्चों मोलैलिटी। अभी अभी हमने बोला मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, मतलब बेटा वहां पर लीटर था, 1 लीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम वहां इन्वॉल्व था। अब मैं डेफिनेशन बदल रहा हूं तो मोलैलिटी बनेगी, देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी में क्या था बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन, यहां क्या है मोलैलिटी में 1 kg सॉल्वेंट। तो ध्यान रखें बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent is called molality. Number of moles of solute present in 1 kg of solvent is called molality. अब मुझे molality of pure water बताना है। तो जैसे बेटा हमने molarity निकाले वैसे ही हमें molality भी निकालते आना चाहिए। पहले तो हम molality का फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, molality को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बेटा, स्मॉल m से। और मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n सॉल्यूट लिखा हूं, मतलब ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अगर मोलैरिटी थी तो मैंने यहां वॉल्यूम लिया था क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन था, लेकिन बच्चों यहां पर 1 kg सॉल्वेंट है तो मैं क्या लूंगा, सॉल्वेंट का वेट। यहां पर लूंगा बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी होना चाहिए किसमें, किलोग्राम में। लेकिन बेटा ये 99.99% चांस है, अगर इससे कोई सवाल आया तो तुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में नहीं देगा, वो तो देगा ग्राम में। तो एक काम कर मेरे बच्चे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में अगर देगा तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं बेटा, फिर से यहां मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे। ठीक है, अगर ग्राम में रहा तो इंटू 1000 कर देना, तेरा काम हो जाएगा। चलिए मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर पर आते हैं बेटा। प्योर वाटर की मोलैरिटी अभी अभी हमने निकाली, कितनी आई थी 55.55, वही वैल्यू होती है मोलैलिटी के लिए, ध्यान रखना ये भी होती है बेटा 55.55 मोलल। तो याद रखें आज से मेरे बच्चे कि प्योर वाटर की मोलैरिटी और प्योर वाटर की मोलैलिटी सेम होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 55.55 मोलर या 55.55 मोलल। चलिए फिर इसी के साथ अगली बात करते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। देखिए अभी मैं बहुत लिमिटेड टॉपिक को बहुत कम टाइम में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मेरे बच्चों का कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके, अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। चलिए देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी, की मोलैलिटी टेम्परेचर के चेंज करने से कैसे चेंज होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर के घटाने से मोलैलिटी घटेगी। क्या होगा ये मैं चेक करना चाह रहा हूं। चलिए बेटा देखते हैं हम। सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला मैं बोलूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। जबकि बेटा अगर मैं यही काम मोलैरिटी के लिए भी कर लूं तो कोई बुराई नहीं है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। हम इन दोनों पर वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं बेटा, मोलैरिटी में मैं भावनाओं में बह रहा था लेकिन भावनाओं में कंट्रोल कर लिया मैंने, और ये वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी में वॉल्यूम यूज करूंगा मैं, क्या यूज करूंगा बच्चों, वॉल्यूम। चलिए देखते हैं, अब मैं बोल रहा हूं कि टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, टेम्परेचर हमने क्या किया बच्चों, बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से
ना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बदला, ना ही वेट ऑफ सॉल्वेंट बदला। भाई टेम्परेचर से वेट का क्या लेना देना? ऐसा थोड़ी होगा कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वेट घट जाएगा। ऐसा होता बेटा मैं दिन रात धूप में खड़ा रहता, मेरा वजन भी कम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो टेम्परेचर का ना तो मोल्स से कोई लेना देना, ना वेट से कोई लेना देना, तो मेरे बच्चों मोलैलिटी से भी इसका कोई लेना देना नहीं होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाए तो मोलैलिटी में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन मोलैलिटी। इट मींस आई कैन से दैट मोलैलिटी of a solution is independent, ध्यान रखें बच्चों, independent from temperature, यानी कि इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर आप बढ़ाइए, टेम्परेचर आप घटाइए, मोलैलिटी जितनी है उतनी ही रहेगी। तो बिल्कुल बेटा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि ब्लैंक यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। तो याद रखना बेटा मोलैलिटी इज दैट यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। चलिए बेटा फिर मोलैरिटी की बात कर रहे हैं बच्चों हम। तो टेम्परेचर हमने बढ़ाया, क्या किया बेटा? टेम्परेचर बढ़ाया। मोल्स चेंज हुए क्या? नहीं हुए। वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? बिल्कुल हो गया। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा सर? क्योंकि टेम्परेचर तूने बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, तो वॉल्यूम तो बढ़ने वाला है। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा मेरे बच्चों, क्या होगा? वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी घट जाएगी बेटा। हम जानते हैं डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू तो घटने वाली है, यानी कि मोलैरिटी घटेगी। इस बात को मैं लिख सकता हूं मेरे बच्चों, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ध्यान रखें बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलैरिटी घटती है। तो बड़ी आसान सी बात सुने, टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलैरिटी घटती है, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलैलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगली यूनिट है बेटा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कुछ हद तक मोलैरिटी जैसी ही लगेगी आपको। मोलैरिटी में हमने बोला था बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या बोला था बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहां नंबर ऑफ मोल्स मत बोल मेरे बच्चे, क्या बोलेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे बेटा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनाओगे बेटा? ऊपर तो लिखूंगा सर मैं नंबर ऑफ मोल्स, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बच्चों, क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बेटा? सॉल्यूट के, ऑफ सॉल्यूट। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी काय में होना चाहिए? लीटर में। यही है आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। तो बच्चों अगर डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला आता है, अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज नॉर्मेलिटी 1 मार्क में, तो आप इतना काम कर देंगे, आपको एक नंबर मिल जाएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेटा एक्चुअल में आप समझिए, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी होगा, सॉल्वेंट का भी होगा। बाकी की जो कंसंट्रेशन की यूनिट्स हैं वो केवल सॉल्यूट के अमाउंट पर डिफाइन की जाती हैं। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट पर भी डिफाइन होता है बच्चों, और सॉल्वेंट पर भी डिफाइन होता है। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन मतलब अपना जो सॉल्यूशन है भाई साहब, उसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी। सॉल्यूट के मोल भी है, सॉल्वेंट के मोल भी है। तो सॉल्वेंट के मोल का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, और सॉल्यूट के मोल्स का जो हिस्सा है उसे कहते हैं बच्चों हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं इसको लिखने का, डिफाइन करने का तरीका। तो बेटा इसमें क्या कर, तू डेफिनेशन याद मत कर, तू याद कर फॉर्मूला। फॉर्मूला हो गया तो डेफिनेशन अपने आप हो जाएगी। मान ले
हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं बेटा। किसका मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं बच्चों? सॉल्यूट का। तो जिसका मोल फ्रैक्शन लिख रहे हो बेटा उसके मोल ले लो। क्या बोला मैंने भाई साहब? मैं बोल रहा हूं जिसका मोल फ्रैक्शन लेना है उसके मोल ले लो और डिवाइड कर दो टोटल मोल से। डिवाइड कर दो आप किससे बेटा? टोटल मोल से, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। फिर से सुनना, जिसका मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल। कितना आसान है भाई, जिसका मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल। अब अगर आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिख रहे हो भैया तो क्या बनेगा? सॉल्वेंट के मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल। यही कहलाएगा क्या? इसका मोल फ्रैक्शन। तो बेटा मोल फ्रैक्शन क्या है? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है सर मैं उसके मोल लूंगा, डिवाइड करूंगा टोटल मोल से। तो डेफिनेशन बनेगी क्या? चलिए डेफिनेशन बनाते हैं हम। सॉरी बेटा, तो डेफिनेशन कैसे बनेगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट या सॉल्वेंट नाम से नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन is the ratio of number of moles of solute, number of moles of that component, and mole fraction of one component present in a solution is the ratio of, upon में बेटा तो क्या बोला मैंने? ratio of number of moles of that component, number of moles of that component and the number of moles of all components। फिर से एक बार बोलता हूं, the mole fraction of one component present in a solution is the ratio of number of moles of that component and number of moles of all components is called mole fraction of that component। चलिए बेटा डेफिनेशन को देखते हैं हम। क्या बोला मैंने? the ratio, यहां पर बेटा सुधार लेंगे, the ratio of number of moles of one component and the number of moles of all components present in a solution is called mole fraction of that component। अगर बेटा यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, ए को हम मानेंगे सॉल्वेंट। पूरे चैप्टर में मेरे बच्चों ए को क्या मानोगे? सॉल्वेंट। बी को क्या मानोगे भाई साहब? सॉल्यूट। अब अगर मैं लिख रहा हूं एक्स ए से कभी क्या कहना चाहता है? क्या है ये? कभी कहना चाहता है ये ए का मोल फ्रैक्शन है, यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखूं सर मैं? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिखना है बेटा, चिंता मत कर, सॉल्वेंट के मोल ले ले, जिसका मोल फ्रैक्शन लिखना है उसके मोल ले ले अपॉन टोटल मोल कर दे भाई। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लेना है तो सॉल्यूट के मोल ले ले अपॉन टोटल मोल कर दे, तो तुझे मोल फ्रैक्शन बड़े आराम से मिल जाएगा। अब बेटा एक काम और कर, अगर तू XA प्लस XB करेगा, क्या करेगा बेटा? XA प्लस XB, तो ये आएगा ऑलवेज 1। अब ये बेटा आप लोग करके देखो, XA प्लस XB करके देखो 1 आएगा। यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है वो क्या है बेटा? द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1। यानी एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, उनके मोल फ्रैक्शंस का जो सम आएगा बेटा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ध्यान रखें इस बात को। और मोल फ्रैक्शन की अगर मैं यूनिट लिखना चाहूं, यूनिट क्या होगी बेटा? मोल अपॉन मोल, यानी मोल से मोल तो कैंसिल हो गया सर, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ध्यान रखें बच्चों, मोल फ्रैक्शन कैसा होता है? यूनिट लेस होता है। ठीक है, तो यहां पर एक और हमने बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट कवर की। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। हेडिंग डली बेटा आपके सामने, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। एक लिक्विड में गैस मिली हुई है तो उसकी सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले बात को समझो बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यहां पर आप सोडा वाटर या बेटा जो एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो जैसे कोको कोला,
तो जो कोक होता है बेटा उसमें क्या होता है, लिक्विड के अंदर CO2 गैस डिसॉल्व रहती है। तो CO2 गैस है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ऐसे सॉल्यूशन की हम यहां बात कर रहे हैं जिसमें लिक्विड के अंदर गैस घुली हुई है, गैस डिसॉल्व है। तो ऐसे लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यहां पर बेटा ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं आपके लिए काम की बात करूंगा। 2-3 फैक्टर है उनको देखिए, लेकिन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो भी हम देखेंगे। पहला फैक्टर तो भाई नेचर ऑफ गैस। क्या है, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस पर कैसे डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी, तो देख भाई मेरे, गैस दो टाइप की होती हैं। कुछ होती हैं जो इजीली लिक्विड में बदलती हैं और कुछ होती हैं जो इजीली लिक्विड में नहीं बदलती। जो इजीली लिक्विड में बदलती वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगी लिक्विड में, जबकि जो हार्डली लिक्विड में बदलती वो इजीली लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होंगी। क्या कह रहे हैं सर, सुन बेटा, अगर कोई गैस तू डिसॉल्व कर रहा है लिक्विड के अंदर, तो हम पहले उस गैस को लिक्विड में बदलते और फिर घोलते हैं। क्या लग रहा है तुझे, कोल्ड ड्रिंक में बेटा कैसे गैस भरी जाती है, CO2 जो गैस भरते हैं कोक वगैरह में, ऐसे नहीं बेटा कि मुंह लिया तूने, मुंह से फूंक दिया CO2 और ढक्कन लगा दिया, ऐसे थोड़ी करेगा तू। तो क्या कर रहा है, मशीनों से बेटा, मशीनों से हो रहा है ये काम। तो हम क्या करते हैं, गैस को लिक्विड फॉर्म में बदलते हैं और फिर उसके अंदर डिसॉल्व करते हैं और फिर कैप लगा देते हैं, ठीक है, प्रेशर मेंटेन रहे ताकि। तो क्या हो रहा है बेटा, जो गैस इजीली लिक्विड में बदलती है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, यानी कि वो ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होती है, जबकि जिसकी जो गैस इजीली लिक्विड में नहीं बदलती है उसकी सॉल्युबिलिटी मेरे बच्चों कम होती है। ये बात बहुत आसान सी। सेकंड फैक्टर है बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे बेटा इनको सॉल्युबिलिटी को चेंज करता है इसकी बात मैं करूंगा। देख, अपन ने भाई क्या करे, टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ाने से और गैस घुलेगी, क्या घुली हुई बाहर भागेगी। तो भैया मेरे क्या होगा, जो गैस ऑलरेडी डिसॉल्व है वो बाहर भागेगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है। टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। द नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर, और यही वो फैक्टर है बेटा जिसके कारण मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि यहां से बोर्ड एग्जाम में अपने एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो प्रेशर, गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, एक लिक्विड के अंदर गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। क्या बोला भाई मैंने एक लिक्विड के अंदर गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा गैस की अमाउंट डिसॉल्व होगी, उतने ज्यादा गैस के मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व होंगे। इस बात को मैं नहीं बोल रहा बेटा, इस बात को बोला हेनरी ने, और उनने एक लॉ बना दिया भाई साहब, जिसे हम पढ़ते हैं किस नाम से, हेनरीज लॉ के नाम से। तो हेनरीज लॉ चलिए देखते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द अमाउंट ऑफ गैस dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas above the liquid। मतलब बेटा सुनना, ध्यान सुनना, according to this law the amount of gas dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas above the liquid। तो बेटा लिक्विड में अगर कोई गैस तू डिसॉल्व कर रहा है तो गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस की उतनी ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि तू जितनी ज्यादा प्रेशर को बढ़ाएगा, जितना ज्यादा तेरी गैस का प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इस बात को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अमाउंट ऑफ गैस हमने मान लिया बेटा एक्स, कितनी अमाउंट मान लिया एक्स, जरूरी नहीं है एक्स मान, तो एक काम कर भाई एम मान ले, एम ग्राम गैस ले लिया तूने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो ये काम करना है भाई। हेनरीज लॉ आए तो ये नहीं कि इतना लिख के आ गया, लिख के अकेले नहीं आना, थोड़ा बहुत इतना भी तो करना पड़ेगा, तब पूरे मार्क्स आएंगे। इक्वल में बदला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदला मेरे बेटा तूने, तो क्या हुआ, यहां पर एक कांस्टेंट आया KH, तो KH इंटू पी गैस, ये बन गया इसका एक फॉर्म, और ये बन गया क्या बेटा अपना हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ अगर आपको आता है तो आपसे बनना चाहिए बेटा, बिल्कुल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम अब हम आ चुके हैं अपने आज के इस लेक्चर के एंड पर, और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 3 इयर्स क्वेश्चंस। मतलब कि बेटा जो लास्ट 3 सालों में आपको
12th बोर्ड एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इस इतने टॉपिक से जितना हमने अभी तक कवर किया उतने टॉपिक की बात करेंगे। सुनिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय ब्लैंक लॉ 2024 में बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय ब्लैंक लॉ। अब भी बात करें बेटा, इट इज डिटरमाइंड बाय हेनरीज लॉ। तो बेटा 2024 में ये सवाल पूछा गया। अभी आप ध्यान रखें किस लॉ से बताएंगे हम, हेनरीज लॉ से। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, बेटा अभी बताया मैंने, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55। देख सकते हैं आप 2023 में ये सवाल पूछा गया। फिर 5 ग्राम ऑफ NaOH, देखिए बेटा ये सवाल बढ़िया है आपके सामने। क्या है सवाल? 5 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी। 2024 का सवाल। तो देखिए बेटा न्यूमेरिकल भी MCQ के फॉर्म में आ सकते हैं, इससे ये पता चलता है। तो कभी भी सवाल करना हो, देखो सवाल को आराम से पढ़ो। 5 ग्राम ऑफ NaOH मतलब बेटा मुझे NaOH दिया है, कितना है 5 ग्राम, और डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मेरे पास कितना बच्चों, 250 ml। द मोलैरिटी मतलब बच्चों मुझे क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो सबसे पहले देखिए ये है वॉल्यूम, ये होगा सॉल्यूट, सॉल्यूट है ना। तो सॉल्यूट के मोल निकाल भाई पहले तू। तो मोल्स ऑफ NaOH निकाल। कैसे निकालेंगे बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है इसका 5 ग्राम, मोलर मास कितना होगा इसका 40। कैसे आया, Na का 23, O का 16, H का 1। ऐड करो बेटा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 1/8 मोल। ये तो आ गए सर मेरे पास मोल, लेकिन मुझे मोल नहीं चाहिए, मुझे तो सर चाहिए क्या, मोलैरिटी। तो निकाल लेंगे बेटा, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इंटू, सॉरी बेटा लीटर नहीं, वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। तो वैल्यू रख दे, क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह रखेंगे 1/8 इंटू वॉल्यूम कितना है बेटा 250 इंटू 1000। बस अब मैथ्स बची बेटा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट। ये हो गया अपने पास 1/2 आंसर, यानी कि बेटा 0.5 मोलर। ये हो गया अपना आंसर 0.5। तो बेटा आंसर ये है मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए 0.5 मोलर। ये 2024 में सवाल आपको पूछा गया है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ध्यान रखें। अगला क्या बोल रहा है, राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। अभी पढ़े बेटा, ये आपको 2024 में आया था, 1 नंबर में है ना। तो ध्यान रखें, मैं जितनी बातें बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर अभी कराया बेटा, 55.55 आया था है ना। चलिए फिर कुछ और क्वेश्चन है, ये 2-3 क्वेश्चन और है बेटा। पहला ये वाला देखते हैं अपन, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, 2022 का सवाल है बेटा ये। इफ 5.85 ग्राम, क्या है बेटा 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। हमारे पास बच्चों यहां क्या है NaCl, कितना है 5.85 ग्राम, डिसॉल्व्ड इन 250 ml। वॉल्यूम कितना है बच्चों इसका 250 ml, सॉरी 250 ग्राम ऑफ वाटर। सवाल को आराम से पढ़ें बेटा, आराम से पढ़ें है ना। क्या लिखा है देखते हैं एक बार। इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर मतलब बेटा ये ग्राम में है, मतलब वेट है वाटर का, मतलब कि सॉल्वेंट का। तो हमें पूछा गया बेटा सवाल में मोलैलिटी है ना, क्या दिया है मोलैलिटी। तो निकाल लेंगे बेटा, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू, ग्राम में रहेगा तो इंटू 1000 करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकाल। कैसे निकालूं सर, गिवन मास बाय मोलर मास कर दे। गिवन मास कितना है 5.85, मोलर मास बेटा 23, 35.5 ऐड कर दे बच्चे 58.5, यह जाएगा 0.1 मोल, ठीक है। तो ये 0.1 मोल यहां वैल्यू पुट करेंगे बेटा 0.1। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 250 इंटू 1000 कर दे बालक, क्या हो जाएगा 0.1 इंटू ये हो जाएगा 4, इट विल बिकम 0.4 मोलल। बड़ा आसान सा सवाल था।
न्यूमेरिकल के नाम पे बेटा बिल्कुल छोटे मोटे बच्चे न्यूमेरिकल के आपके सामने आते हैं। तो मतलब कि बोर्ड एग्जाम में अगर कोई न्यूमेरिकल भी आता है तो कोई खास कठिन कुछ नहीं होता है। फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग, मोलैरिटी अभी अभी पढ़े बेटा, मोल फ्रैक्शन, दोनों बातें 2022 2023। मतलब कि अगर ये वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखे हो, मैं आपको बेटा गारंटी दे रहा हूं जो एक एक नंबर के 3 सवाल हैं उनमें से कम 2 सवाल तो हमारे इस वीडियो से बनेंगे। तो बहुत ध्यान से इस पूरी सीरीज को आप फॉलो करें ताकि मैक्सिमम पार्ट आप कवर कर सकें और बेटा आपके अच्छे से अच्छे परसेंटेज बन सके। हमें भी अच्छा लगेगा अगर हम आपकी सक्सेस में थोड़ा बहुत कुछ हेल्प कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।